हेलो दोस्तों। टेक अंतरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस एडमिशन नाम सुनते ही पेरेंट्स के दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है ना? हजारों सवाल। रेंट एग्रीमेंट का क्या करें, बच्चे की उम्र सही है या नहीं, ये वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, कौन कौन से कागज लगेंगे। अरे बाप रे। मुझे पता है आप सब इन सवालों से जूझ रहे हैं और एक सही सीधी सादी जानकारी चाहते हैं। तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपकी ये सारी चिंताएं एकदम असली हैं। देखिए स्क्रीन पर, ये कुछ सवाल हैं जो आप ही की तरह परेशान पेरेंट्स ने हमसे पूछे हैं। आपकी इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए हमने ये स्पेशल Q&A मास्टर क्लास तैयार की है। आज आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन 6 हिस्सों में आपके सारे सवालों को एक-एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम केवीएस की बेसिक बातें समझेंगे। फिर फॉर्म भरने में जो टेक्निकल दिक्कतें आती हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद एड्रेस, दूरी और आरटी के जो नियम हैं उन्हें बारीकी से जानेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां यही होती हैं। फिर आएंगे सर्टिफिकेट्स और कोटा पर, और उम्र के नियमों को भी समझेंगे। और आखिर में मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स दूंगा ताकि आपका फॉर्म एक ही बार में बिना किसी गलती के सबमिट हो जाए। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। और सबसे पहले केवीएस एडमिशन से जुड़ा जो सबसे बड़ा मिथ है ना, उससे तोड़ते हैं। ये सवाल शायद हर उस पेरेंट के मन में आता है जो सरकारी नौकरी में नहीं है। क्या केवीएस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए है? क्या प्राइवेट जॉब वाले या जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो अप्लाई कर ही नहीं सकते? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। केवीएस सभी के लिए है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्रीय विद्यालय में भारत का कोई भी नागरिक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। आप प्राइवेट जॉब में हो, आपका अपना बिजनेस हो या आप खेती किसानी करते हो, आप सब फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि सरकारी कर्मचारियों को सर्विस कैटेगरी में प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए दरवाजे बंद हैं। ध्यान से सुनिए, आपके लिए भी कई रास्ते हैं, जैसे कि आरटी कोटा, एससी, एसटी, ओबीसी कोटा या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। तो फॉर्म भरने से पहले हार बिल्कुल मत मानिए। चलिए अब आते हैं एक और बहुत कॉमन सवाल पर, जो खास तौर पर बाल वाटिका एडमिशन से जुड़ा है। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि जब वो फॉर्म भरते हैं तो स्कूल की लिस्ट में उनके आसपास का स्कूल दिखाई ही नहीं देता। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये कोई वेबसाइट का ग्लिच नहीं है। असली बात यह है कि बाल वाटिका की क्लास अभी देश के हर एक केंद्रीय विद्यालय में शुरू नहीं हुई है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो आपको लिस्ट में सिर्फ वही स्कूल दिखाएगा जहां उस क्लास में एडमिशन हो रहे हैं। तो अगर आपके घर के पास वाला स्कूल लिस्ट में नहीं दिख रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई वहां वो क्लास है ही नहीं। जैसे इस साल दिल्ली के किसी भी केवी में बाल वाटिका 1 नहीं है, इसीलिए वहां के पेरेंट्स को लिस्ट खाली दिख रही है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, बाल वाटिका में 100% एडमिशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होते हैं, कोई ऑफलाइन सीट नहीं होती। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे फॉर्म भरने के दौरान होने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स की और उन्हें कैसे सुलझाया जाए। फॉर्म में स्कूल सिलेक्शन लिस्ट में ग्लिच आ रहा है या कैलेंडर ही नहीं खुल रहा है, ऐसी दिक्कतें बहुत कॉमन हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है, केवीएस की वेबसाइट पर एक ही टाइम पर लाखों लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, जिससे सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सलूशन बहुत सिंपल है। पहला, फॉर्म को देर रात में या सुबह बिल्कुल जल्दी भरने की कोशिश करें। उस टाइम वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होता है। दूसरा, मोबाइल से भरने की बजाय कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करें, उससे वेबसाइट ज्यादा स्टेबल चलती है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सब्र रखें, एक आध दिन रुककर दोबारा ट्राई करें। और हाँ, याद रखिएगा, आप एक ही फॉर्म में पूरे देश के कोई भी 3 केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर केवीएस एडमिशन 2026 के शेड्यूल पर नजर डालिए। इसमें जो सबसे जरूरी तारीख है, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, वो है 2 अप्रैल। ये क्लास 1 और बाल वाटिका के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। वहीं क्लास 2 और उससे ऊपर की क्लास के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 से 8 अप्रैल तक होंगे, लेकिन ये तभी होंगे जब स्कूल में सीट खाली होगी। और पहली लिस्ट 8 और 9 अप्रैल को आ जाएगी। इन डेट्स को कहीं लिखकर रख लीजिए। अब हम आ गए हैं एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर, पता, दूरी और आरटीई के नियम। यकीन मानिए, एड्रेस प्रूफ में हुई एक छोटी सी गलती की वजह से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर दूसरे इंसान की कहानी है। बहुत से लोग अपने गांव या परमानेंट एड्रेस से दूर दूसरे शहर में किराए पर रहते हैं। तो सवाल ये है कि फॉर्म में कौन सा पता डालें, गांव वाला या शहर वाला, और प्रूफ क्या लगाएं।
देखिए, केवीएस के नियम इस मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। आपको फॉर्म में अपना करंट एड्रेस ही डालना है, मतलब जहां आप इस वक्त रह रहे हैं वो वाला पता। अब अगर आप किराए के घर से फॉर्म भर रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको 2 चीजें लगेंगी, इसे गांठ बांध लीजिए। पहली, नोटरी वाला रेंट एग्रीमेंट, और दूसरी, मकान मालिक के नाम का बिजली का बिल। आपका आधार कार्ड जिसमें गांव का पता है वो यहाँ एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, अगर आपने फॉर्म भरने से पहले रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाया तो जो आरटी का फायदा है ना, वो आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अब ये आरटी यानी शिक्षा का अधिकार है क्या? ये सरकार का एक कोटा है जिसके तहत ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। आपका घर स्कूल से शहरी इलाके में 5 किलोमीटर के अंदर और ग्रामीण इलाके में 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ये दूरी का नियम बहुत सख्त है। चलिए, कुछ असली सिचुएशन देखते हैं। पहला, अगर आप दिल्ली में किराए पर रहते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके अपने राज्य, मान लीजिए बिहार का है, तो वो सर्टिफिकेट बिल्कुल चलेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए बस दिल्ली का रेंट एग्रीमेंट लगा दीजिए। दूसरा, एक जरूरी बात, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं और स्कूल से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो सच कहूं एडमिशन के चांस बहुत बहुत कम है। प्लीज दूरी को गलत भरकर 5 किलोमीटर मत दिखाइएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। और आखिर में यही सेम नियम बीपीएल कार्ड वालों पर भी लागू होता है। अगर आप 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर हैं तो बीपीएल कार्ड होने के बाद भी आपको आरटी का फायदा नहीं मिलेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और सर्टिफिकेट और कोटा से जुड़े नियमों को समझते हैं। सही सर्टिफिकेट की जानकारी आपके बच्चे के एडमिशन चांस को कई गुना बढ़ा सकती है। ये एक ऐसी टेंशन है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आते आते लगभग हर दूसरे पेरेंट को होती है। बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, क्या करें? क्या हम पिता का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं? तो आप सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जी हाँ, आप बिल्कुल बच्चे के पिता के कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो स्कूल आपको बच्चे का नया सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कम से कम 3 महीने का टाइम देगा। दूसरी बात, खासकर ओबीसी एनसीएल वालों के लिए फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स नहीं डालनी है। आपको अपने जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और उसकी इशू डेट डालनी है। तीसरा, अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पर आपको 1 साल के अंदर का बना हुआ नया सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और आखिर में एक जरूरी बात, अगर माता या पिता में से कोई दिव्यांग है तो उसका कोटा बच्चे को नहीं मिलता। डीए कोटा सिर्फ उसी बच्चे के लिए है जो खुद दिव्यांग हो। ये है केवीएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। मैं तो कहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। फॉर्म भरने से पहले इस लिस्ट के हिसाब से अपने सारे पेपर्स तैयार कर लें, ताकि एडमिशन के टाइम पर कोई भागदौड़ ना करनी पड़े। अब बात करते हैं उम्र और क्लास से जुड़े नियमों की। उम्र कैसे कैलकुलेट होती है और बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में कैसे जाता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे क्लियर करते हैं। यहाँ एक पेरेंट ने अपने बच्चे की जन्म तिथि 16 फरवरी 2022 बताई है और पूछा है कि क्या उनके बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1 में हो सकता है। चलिए इसी एग्जाम्पल से एज कैलकुलेशन को समझते हैं। तो केवीएस में उम्र का हिसाब 31 मार्च 2026 को लगाया जाता है। अब 16 फरवरी 2022 को जन्मा बच्चा 31 मार्च 2026 को 4 साल 1 महीने का हो जाएगा। तो वो बाल वाटिका 1 जिसकी उम्र 3 से 4 साल है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यही बच्चा बाल वाटिका 2 जिसकी उम्र 4 से 5 साल है उसके लिए परफेक्टली एलिजिबल है। तो आप बाल वाटिका 2 के लिए अप्लाई कीजिए। और एक और गुड न्यूज़, अगर आपके बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 3 में हो जाता है तो अगले साल आपको फिर से फॉर्म भरने की टेंशन नहीं लेनी। बच्चा उसी स्कूल में डायरेक्ट क्लास 1 में प्रमोट हो जाएगा। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पे। यहाँ हम कुछ और स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे और मैं आपको कुछ फाइनल टिप्स दूंगा ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। चलिए कुछ एडवांस सवाल लेते हैं। पहला, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जैसे राजस्थान में सरकारी टीचर, तो आप कैटेगरी 3 में आएंगे, जो कि आम पब्लिक की कैटेगरी 5 से बहुत ऊपर है, तो आपके चांस काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा सवाल, क्लास 3 में एडमिशन कैसे होगा? देखिए, क्लास 2 से ऊपर के एडमिशन ऑफलाइन होते हैं और ये पूरी तरह से सीट खाली होने पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको अप्रैल में सीधे स्कूल जाकर ही पता करना होगा। पहला और सबसे ज़रूरी,
कभी भी कोई भी गलत जानकारी मत दीजिए, खासकर पते और दूरी के बारे में। पकड़े जाने पर एडमिशन सीधा कैंसिल होता है। दूसरा, अपनी सर्विस और सोशल कैटेगरी बहुत ध्यान से चुनिए। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन कोड मिलता है उसे संभाल कर रखिए, रिजल्ट उसी से चेक होगा। चौथा, आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए, सर्वर क्रैश हो सकता है। और पांचवां, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी प्रिंट करके या पीडीएफ बनाकर अपने पास जरूर रख लें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए आप जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, यही उनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। हम आपके इस कोशिश को सलाम करते हैं और आपको दिल से ऑल द बेस्ट कहते हैं। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आपसे भी। केवीएस एडमिशन का ऐसा कौन सा एक नियम है जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा और सिंपल होना चाहिए था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी उलझन दूर हो सके। और हाँ, केवीएस से जुड़ी हर लेटेस्ट और सही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेक अंतारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका और कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। थैंक यू।